घोष आईएएस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू है और मिडाइवल मॉडर्न कवर करते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम लोग कवर करेंगे। और इसमें आपके यूपीएससी, पीसीएस और अदर जो एग्जाम हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने की संभावना है और एक पूरा कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल प्रोसेस को हम लोग कवर अप करेंगे। अंतिम 5 वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को डिस्कस किया था, जिसमें कि वैदिक सभ्यता का जो काल था वो काल हम लोग उसको जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास का। इसको हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के लिए बेसिकली हमें जो डिपेंड रहना पड़ता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्लस लिटरेचर, ये दोनों हमारे जानकारी उत्तर वैदिक काल के प्रदान करते हैं। और इस काल की जो जानकारी है वो साहित्यिक स्रोत में ऋग्वैदिक काल की तुलना में कम समस्याग्रस्त है। सामान्यतः इस काल में लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही आयरन टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग होती है वहीं से हम लोग मान लेते कि काल जो आ गया वो लेटर वैदिक पीरियड आ गया। तो लोहे की खोज जैसे ही होती है, लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है, उसी को हम लोग मान लेते हैं उत्तर वैदिक काल आ गया। अगर पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद्वांड, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर्स PGW, और उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्वांड जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स NBPW महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य आर्यों के भौगोलिक विस्तार और उनके जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। अभी तक जो चित्रित धूसर मृद्वांड हैं उससे जुड़े लगभग 750 स्थलों का पता लग चुका है, लेकिन इनमें से केवल 30 की ही खुदाई संभव हो सकी है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, हम सब जानते हैं। अभी तक उत्खनन में लोहा है, ये आयरन उपकरण है, राइट। ये आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे ज्यादा संख्या मिली है वो हमको मिली है अतरंजी खेड़ा। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा, और ये यूपी के एटा में है, राइट। एटा में मिली है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था और वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल चुका था, जो कि हम फिगर्स पर ये देखते हैं। मैप जो हमारा है ये देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा ये है, इधर से जो आता है। तो पूर्वी ईस्टर्न यूपी में लेटर वैदिक पीरियड तक इसका ज्ञान फैल चुका है, राइट, हो चुका है। यजुर्वेद में जो हमारा यजुर्वेदा है, उस यजुर्वेदा के अंदर इन धातुओं को श्याम अयस बोला गया है। क्या बोला गया है? श्याम अयस, राइट, या इसको कह सकते हैं कृष्ण अयस की इसमें संज्ञा दी गई है, राइट। लौट के आते हैं, दूसरा हमारा लिटरेचर सोर्सेस है, जो साहित्यिक स्रोत है हमारा। ये लिटरेचर जो हमारा साहित्यिक स्रोत है ये, या लिटरेचर सोर्सेस है। इस लिटरेचर सोर्सेस में उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोतों में जो बेसिकली सोर्सेस हैं, इनमें से ऋग्वेदा की कहीं मेंशन नहीं है। जो बेसिक जानकारी है वो मिलती है यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, राइट, और ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से? जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे, जिसमें ऐत्रेय हो गया, कौशिकी हो गया, तैत्तिरीय हो गया, शतपथ हो गया, पंचविश हो गए, गोपथ हो गए, राइट, ये सारे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद एवं आरण्यक, उपनिषद
एंड आरएनए, राइट। ये महत्वपूर्ण है। क्लियर। वैदिक स्रोतों की अगर बात करते हैं तो वेद जो है ना हमारे जो वेदास हैं, वेदों में जो हमारा ऋग्वेद है, राइट, ऋग्वेदा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है हमारा ऐत्रेय, ऐत्रेय एंड कौशिकी, ये दोनों इसी से बिलोंग करते हैं, राइट। और यजुर्वेदा का तैत्तरीय हो गया, शतपथ हो गया, उपनिषद भी तैत्तरीय हो गया, कंठ हो गया, आरण्यक भी तैत्तरीय होता है, राइट। इसी आधार पर जो सामवेदा हो गया, सामवेद के अंदर जो हमारे ब्राह्मण है उसको बोलते हैं पंचविश। क्या बोलते हैं? पंचविश। और पंचविश का दूसरा नाम है तांड्य, तांड ब्राह्मण, राइट। अथर्ववेदा के अंदर जो ब्राह्मण है, ये जो ब्राह्मण है हमारा उसको बोलते हैं गोपत, और गोपत ब्राह्मण काफी पॉपुलर है, हम इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, राइट। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करते हैं तो भौगोलिक विस्तार जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड का है वो लगभग उत्तर वैदिक काल की रचनाओं और आर्य संस्कृति का भौगोलिक क्षेत्र ऋग्वेद की तुलना में काफी व्यापक है, ऋग्वेद की तुलना में काफी एक्सपेंड हो चुका है और विस्तारित है। उत्तर वैदिक साहित्य को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि सप्त सैंधव, सप्त सैंधव मैंने क्या बताया था, जहां 7 नदियां ये आपकी मिली हुई हैं, राइट। सप्त सैंधव प्रदेश के पूर्व की ओर, यानी सप्त सैंधव के पूर्व की ओर इधर हो गया, राइट, इस तरफ, यानी इंडिया से नीचे चले जाओ यूपी की तरफ, पंजाब से पूरब की ओर बढ़ते हुए आर्यों ने लगभग गंगा घाटी में अपनी गंगा घाटी में क्या कर लिया है, गंगा घाटी में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। और हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आर्यंस बेसिकली यहाँ से बढ़ते हुए दो तरीके से फैल गए हैं, एक आपका गंगा घाटी में फैल गए हैं, राइट, और दूसरा आर्यन जो फैले हुए हैं वो साउथ की तरफ चले गए हैं, राइट। और साउथ में जो चले गए वो द्राविड्स हैं, मेंशन कर चुके हैं। तो आर्यंस कहीं ना कहीं नॉर्थ के अंदर हमारा फैल चुके हैं और साउथ में द्राविड्स को नीचे मूव ऑन करके वहां पर उसके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, राइट। अब उनकी जो कर्म भूमि है वो सप्त सैंधव और ब्रह्मावर्त ना होकर कौन सी हो गई है, सप्त सैंधव ब्रह्मावर्त ना होकर अब उनकी जो कर्म भूमि हो गई है वो हो गई है कौन सी, आपकी गंगा यमुना दुआ, कौन सी, गंगा यमुना दुआ, राइट। अगर कई कबीलों के क्षेत्र भी अब इसके अंतर्गत आने लगे हैं, राइट। इस काल में जो साहित्य लिखा गया है, इस साहित्य के अंदर जो लिटरेचर है, लिटरेचर में हिमालय, राइट, विंध्य पर्वत, इन 2 पर्वतों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर। अगर उत्तर वैदिक काल की सोशल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जाति पात का भेदभाव होने लगा है, राइट। जो वर्ड थे अब वर्ड जन्म आधारित न होकर कैसे बन गए, सॉरी, जन्म आधारित हो गए, राइट। जबकि वैदिक पीरियड में वो कैसे हैं, वैदिक पीरियड में वो कर्म आधारित हैं, राइट। साथ ही साथ व्यवसाय की संख्या में वृद्धि होने लगी, अब जो है ना लोग अलग अलग व्यवसाय में लगने लगे और प्राय व्यवस्थित जीवन के साथ जो कला, कृषि, ये उन्नत तरीके से डेवलप होने लगी हैं। इस काल में जो प्रमुख इंपोर्टेंस हुआ है उस काल के अंदर याज्ञिक अनुष्ठानों में वृद्धि हो गई, किसमें, याज्ञिक अनुष्ठान में वृद्धि हो गई। अब कोई भी कार्य करने से पहले यज्ञ होता है और यज्ञ के अनुष्ठानों में वृद्धि होने से हमें इस बात का जानकारी मिलती है कि इस काल में ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि हो गई है, राइट, और बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसमें इस काल के अंदर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में जो विभेद पैदा ना हो या ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में परस्पर सहयोग बना रहे, इस बात पर ज्यादा प्रभाव डाला गया है। ऋग्वैदिक काल के साहित्य से हमको जानकारी मिलती है
कि उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य, कौन, केवल वैश्य एक ऐसा वर्ड है जो राजस्व चुका रहा है। ऊपर के 3 वर्णों की विशेषता ये है कि वे सेरोमनी ऑफ इन्वेस्टिचर ऑफ सेक्रेड थ्रेड, यानी उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। जबकि चौथा वर्ग जो है ना, पहला और दूसरा जो है ना, वो कैसे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये कौन है, उपनयन संस्कार के अधिकारी, इसलिए कर नहीं चुकाएंगे। और चौथा वर्ग जो हमारा शूद्र है, ये बेसिकली क्या है, ये सेवा कर रहा है तीनों वर्णों की, इसीलिए ये कर्ज नहीं चुकाएगा। तो बेसिकली उस काल के अंदर जो कर्ज है, वो जो राजस्व है, वो कौन, केवल वैश्य चुका रहे हैं, राइट। यहीं से शूद्रों को अपात्र, कैसा, अपात्र मानने की परंपरा क्या हो गई, स्टार्ट हो गई शूद्रों के बारे में, राइट। शूद्र यहां से अपात्र हो गए, क्लियर। या ऊपर के 3 वर्णों से इन लोगों का विभाजन होना शुरू हो गया, राइट। इसके आगे चल के क्या हुआ, कालांतर में जो पिता होगा, पिता का परिवार पर अधिकार बढ़ने लगेगा और पूर्ण रूप से कठोर पितृसत्तात्मक समाज, कठोर पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ जो स्त्रियों की स्थिति है, इसमें कंटिन्यू गिरने लगेगी। स्त्रियों की स्थितियां लगातार क्या हो रही हैं, गिरने लगी है। और अब पिता का अधिकार इतना बढ़ गया है कि अपने बेटे को अधिकार से क्या कर सकता है, अपने पुत्र को अधिकार से वंचित कर सकता है, यानी कि पिता का दर्जा बढ़ गया। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन जो स्त्रियां राज परिवार से बिलोंग करती हैं, वो स्त्रियां राज्याभिषेक में क्या कर सकती हैं, भाग ले सकती हैं, राइट। राज्याभिषेक में स्त्रियां क्या कर सकती हैं, भाग ले सकती हैं। इस काल में समाज का स्पष्ट विभाजन हो गया है और यज्ञ का इंपोर्टेंस लगातार इसमें क्या हो गई है, यज्ञ की इंपोर्टेंस बढ़ गई है। इस काल का जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था अब कैसी हो गई है, जन्म आधारित हो गई है। ये जन्म आधारित क्यों हुई है, क्योंकि अब राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, और वैश्य का बेटा क्या बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, राइट। तो यहाँ पर जन्म आधारित हो गई है, ना कि कर्म आधारित, राइट। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया, जो कि कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। यानी कि अब ये 4 वर्ड थे, ये 4 वर्ड आपके विभिन्न जातियों में बदलने लगे, यानी समाज के अंदर अब बेसिकली विखंडन होना स्टार्ट हो गया, और विखंडन के फलस्वरूप ये क्या होने लगे, ये प्रमुख जातियों में डेवलप होने लगे, राइट। जैसे ब्राह्मण में जातियां, क्षत्रिय में जातियां, शूद्रों में बहुत सारा विखंडन हुआ है, राइट। विभिन्न जातियों बदलने लगे। अब व्यवसाय क्या हो गए, पैट्रिमोनियल हो गए। कैसे, अनुमान से कैसे हो गए, पैट्रिमोनियल व्यवसाय जो है ना, वो कैसे हो गए, पैट्रिमोनियल हो गए हैं, राइट। इस काल में अभी तक ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता है कि इस काल में अप्रस्यता का कहीं पर भी कोई प्रमाण मिलता है, यानी कि इस काल के अंदर अप्रस्यता नहीं है, अप्रस्यता का कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है, राइट। या फिर कह लो कि अनटचेबिलिटी की भावना का उदय नहीं हुआ है अभी। इस काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार क्या हो गया, छिन गया, यानी कि पुरुष ही केवल संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं, स्त्रियां संपत्ति में अधिकार नहीं लेंगी, राइट। यानी स्त्री को क्या बना दिया, स्त्री को अधिकार छीन लिए गए, और अधिकार कौन से थे, संपत्ति में जो स्त्री का अधिकार है उसको क्या कर लिया, नहीं मिलेगा, क्लियर। अब बात करते इकोनॉमिकल सिस्टम की। अगर बात करते इकोनॉमिकल सिस्टम, राइट, इनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, तो इकोनॉमिकल सिस्टम की अगर बात करते उत्तर वैदिक काल में आरंभिक कार्यों की पूर्व भौगोलिक विस्तार के साथ उनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। अब जो हर्डिंग हो रही है, क्या हर्डिंग, हर्डिंग बेसिकली बोलते हैं पशुचारण, क्या बोलते हैं, पशुचारण।
ये पशु चारण के स्थान पर अब एग्रीकल्चर क्या हो रही है, एग्रीकल्चर स्थायी कृषि होने लगी है, राइट। यह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई, जिसका प्रमाण उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रयुक्त शब्दों से मिलता है। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, जिसमें से स्पेशली शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कौन से, कृषि संबंधी कर्मकांडों के बारे में जानकारी दी गई है, राइट। इस ग्रंथ के अंदर एक कथा है जिसको बोलते हैं विदेह माधव। विदेह माधव की कथा का इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, राइट, जिससे संकेत मिलता है कि आर्यंस संपूर्ण गंगा घाटी में, कहां पर, संपूर्ण गंगा घाटी में फैल चुके हैं, या संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि कार्य करने लगे हैं। कैसे कार्य करने लगे, कृषि कार्यों को ये लोग संपूर्ण गंगा घाटी में करने लगे हैं, राइट। इनमें से बेसिकली जो चावल, चावल शब्द के लिए, चावल के लिए व्रीहि का प्रयोग किया गया है, राइट, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया, गेहूं के लिए, राइट। मूंग के लिए मुगत शब्द का प्रयोग किया गया है, और उड़द के लिए माड़ शब्द का प्रयोग किया गया, राइट, माड़। और इस काल में कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हो गई, और धान, धान बोले तो पैडी, राइट, ये पैडी क्या बन गया है, मेजर क्रॉप्स बन गया है पैडी, राइट। ये इस काल का मेजर क्रॉप्स बन गया है। लेकिन इस काल में कृषि की कुछ सीमाएं थी, यानी कि पैडी मेजर क्रॉप्स तो बन गया है, लेकिन पैडी की रोपण विधि जो हमारी है, जो कि आज धान को रोपी जाती है, उस विधि का इनको, रोपण मेथड का या प्लॉग मेथड का इनको ज्ञान नहीं है। दे डोंट नो अबाउट द प्लॉगिंग मेथड, राइट। इसीलिए हम यहाँ से देखते हैं कि जो गंगा घाटी है, यहाँ पर पूरे आर्यंस क्या हो गए, फैल गए हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कृषि कार्य कर रहे हैं। क्लियर। उत्तर वैदिक काल के अंदर बात करें तो जो शिल्प की कुशलता, कृषि के साथ साथ शिल्प की कुशलता का विकास हुआ है, और व्यापार एवं वाणिज्य क्या हो गए, व्यापार और वाणिज्य स्टार्ट हो चुके हैं, राइट, इस काल के अंदर। इस काल में आर्यों की प्रमुख जो व्यवसाय है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय है, आर्यंस का इस काल में वो प्रमुख व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर आर्यंस का प्रमुख व्यवसाय है। क्लियर। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें लिखा गया है कि कृषि की 4 महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें जुताई, ठीक है, बुवाई, कटाई और मड़ाई, राइट, ये हमको मिलती हैं। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन से, इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन से परिचित हैं, जिसमें काले, लाल मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, राइट। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। ये शब्द आपने सुना होगा, श्रेष्ठिन, ये हमको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब होता है चीफ मर्चेंट। क्या? चीफ मर्चेंट, यानी कि प्रधान व्यापारी, राइट। इसमें से आप मुद्राओं की अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक पीरियड के अंदर, तो मुद्राओं में निष्क, ये यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, निष्क, और यूपीएससी में शतमान, निष्क, शतमान, पाद, कृषुड़ल, रतिका, राइट, एवं गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां हैं, जिसमें से निष्क जो है ना, ये ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या है, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर एक ऑर्नामेंट्स है। क्या है? ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है। और वही लेटर वैदिक पीरियड में क्या बन गया,
मुद्रा बन गया, राइट। ये निष्क जो है हमारा, क्लियर। व्यापार जो बेसिकली है वो प्रोक्यूरमेंट संपन्न होने लगा है, और लेन देन का माध्यम जो वैदिक पीरियड में काव था, गायों से लेन देन हुआ करता था, अब क्या बन गया ये निष्क, यानी ये आभूषण के माध्यम से हम लोग जो व्यापार करने लगे हैं, राइट, इसी काल के अंदर। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति एवं जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं थी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इनका प्रभाव क्या हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है। जबकि सभा और समिति अपनी जगह पर जो बनी रही, बट उनका स्वरूप बदल गया, जिसमें से सभा और समिति के प्रभाव में पूर्ण रूप से कमी आई, जिसमें से एक विदत, जो कि बहुत सबसे पुरानी जो हमारी संस्था है विदत संस्था, इसका नामो निशान पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब समाज में प्रभावशाली वर्ग जो था उसका वर्चस्व हो गया, और स्त्रियों का पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रवेश वर्जित हो गया। राज्यों के आकार में वृद्धि होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्राम से कुल से ग्राम, ग्राम से बेस, बेस से जन, जन से महाजन, और महाजन से महाजनपद, यानी कि जो राज्यों के आकार हैं उनके क्या हो गया, उनमें वृद्धि हो गई। और धीरे धीरे राजा क्या हो गया, शक्तिशाली होता चला गया, और सत्ता धीरे धीरे प्रजाश्रित से प्रदेशाश्रित, यानी कि सत्ता धीरे धीरे पीपुल डिपेंडेंट से स्टेट डिपेंडेंट हो गई। तो पीपुल डिपेंडेंट से स्टेट डिपेंडेंट क्यों हुई, क्योंकि वैदिक पीरियड के अंदर जो राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है, राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, जरूरत पड़ने पर नागरिक सेना का गठन कर सकता था, यानी सिविल आर्मी का गठन कर लेता था, वही लोग मिलकर एक सेना बना लेते थे जो कि राजा के साथ लड़ते थे। अब क्या हो गया, अब राजा लेटर वैदिक पीरियड में राजा की सेना हो गई, वो स्थायी सेना हो गई, इसीलिए अब जो है ना राजा का जो प्रभाव होगा उसमें वृद्धि हो गई। अब पीपल डिपेंडेंट ना होकर स्टेट डिपेंडेंट हो गई, राइट। राजा बेसिकली कबीलों पर शासन करते थे, और उनके प्रमुख कबीले जो थे उनके राज्य के प्रदेश को ये जो अभिन्न माने जाने लगे, जो उनके राजा के कबीले थे वो अन्य कबीलों से एक अभिन्न माने जाने लगे, राइट। आरंभ में जो शुरुआत में जो कबीला राजा का है वो कबीला वही जो है ना कबीला का नाम जो है ना पूरे राज्य पर हो जाता था, यानी कि जो राजा था प्रमुख रूप से उसका कबीले का नाम पूरे राज्य के नाम पर होता था, क्लियर। इसमें उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रमुख रूप से यज्ञ हम देखने को मिलते हैं, यज्ञ, राइट। यज्ञों में हम देखते हैं तो बेसिकली 4 प्रकार के हमको यज्ञ देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के यज्ञ में पहला यज्ञ हमारा आता है, वो हमारा है राजसूय यज्ञ। कौन सा, राजसूय यज्ञ, राइट। ये राजसूय यज्ञ का मतलब हुआ करता था, ये राजा का जब राज्याभिषेक होता है उस समय होता था, और इस अनुष्ठान यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को जो डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है, वो मिल गई है, और इसमें सोमरस नाम का पदार्थ पिया जाता था, तथा राजा रत्नियों के घर जाता था, जो रत्नीश थी उनके घर पर आ जाता था। दूसरा हमारा है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ हम जानते भगवान राम ने भी किया था। इसमें राजा क्या करता था, यज्ञ करने के बाद अपना घोड़ा जो हॉर्स था उसको छोड़ देता था, और जो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एब्सोल्यूट कंट्रोल या एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अर्थात बेसिकली ये जो यज्ञ था वो यज्ञ शक्ति का प्रदर्शन करने का तरीका था, और यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था, यानी कि जो राजा सबसे शक्तिशाली होता चला जा रहा है वो क्या करेगा, राजसूय यज्ञ करेगा। अगला हमारा होता है वाजपेय यज्ञ। तीसरा हमारा इसमें इस काल में यज्ञ था वाजपेय यज्ञ। यह यज्ञ में राजा जो है ना रथों की दौड़, इसकी रथों की दौड़ हुआ करती थी, या इसका आयोजन होता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। और यह यज्ञ बेसिकली खाने पीने से जुड़ा हुआ था, यानी कि खाने पीने की एक परंपरा थी, और एंटरटेनमेंट कह लो कि एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ ये यज्ञ है, राइट। अगला हमारा यज्ञ होता था अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ, राइट। अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर बेसिकली जो होता था वो सोमरस पिया जाता था। क्या पिया जाता था, इस यज्ञ में सोमरस पिया जाता था अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर, राइट। और अग्नि को जो
अग्नि थी उसको पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में अग्निष्टोम यज्ञ के अंदर यानी कि राजा कोई ना कोई पशु बलि देता। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सात्विक जीवन सभी जानते हैं, यानी कि ये यज्ञ करने से पहले उसकी पत्नी और राजा को क्या करना पड़ेगा, सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल के अंदर 4 प्रमुख रूप से यज्ञ हुआ करते थे, राइट। अगला हम देखते हैं धर्म। तो धर्म में उत्तर वैदिक काल में जो गंगा यमुना का दोआब है वो जो आर्यंस की ये वाला एरिया, ये गंगा यमुना का दोआब है, ये आर्यन की संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। इसका गंगा यमुना का दोआब संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। कुरु और पांचाल ये हम देखेंगे, इसमें से पांचाल एंड कुरु, ठीक है, दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ है ये, राइट। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े जो देवता हैं, ठीक है, गॉड जो इंद्र हैं, वो अब इतने प्रमुख नहीं रहे। इनकी जगह पर जो हमारे देवता हैं प्रजापति, उन्होंने क्या ले लिया, उनका स्थान क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया, राइट, क्लियर। यानी कि जो हमारे देवता हैं उत्तर वैदिक काल में, वो प्रजापति क्या हो गए, सबसे प्रमुख देवता हो गए, राइट। देवताओं की आराधना जो भौतिक उद्देश्य पूर्व काल में थे वे इस काल में बने रहे, लेकिन आराधना की रीत में अंतर आ गया, राइट। जो हमारी स्तुति पाठ पूर्व की बात चलते रहे, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीत अब नहीं रहे। अब यज्ञ करना क्या हो गया, अब अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्लियर। इसके बाद जो पुरोहित के प्रभुत्व तथा यज्ञ एवं कर्मकांडों के विरुद्ध वैदिक काल के अंतिम दौर की अगर बात करते हैं, अंतिम दौर था जो उसका, उसमें जो पुरोहित थे जो यज्ञ करवाते थे, पुरोहित हो गए आपके, और यज्ञ के जो यज्ञ की परंपरा को देखते हुए और कर्मकांडों के विरुद्ध जो हमारा वैदिक काल है, राइट, इन कर्मकांडों के विरुद्ध वैदिक काल के अंतिम दौर में प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। क्या हुई, प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। और जो वैश्य वर्ग था, उन्होंने इन पुरोहितों के यज्ञ की परंपरा का विरोध किया। विरोध करने के बाद समाज में जो कठिनाई थी, उस कठिनाई का विरोध किया, और इसीलिए समाज की कठिनाई के विरोध के चलते ऊर्जा के संसाधनों में एवं स्थायी कृषि में पशुओं की बढ़ती हुई जरूरत के आधार पर पशु बलि का विरोध किया गया। और इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के दर्शन आए। दर्शनों के अंदर हम देखते हैं चावाक दर्शन, जिसको चावाक ने लिखा, आपका सांख्य दर्शन जिसको कपिल मुनि ने लिखा, आपका योग दर्शन पतंजलि ने लिखा, न्याय दर्शन गौतम ने लिखा, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा, और उत्तर मीमांसा बंदराण ने लिखा, बृहस्पति कड़ाद या उलूक ने लिखा, राइट। उत्तर मीमांसा जैमिनी ने लिखा, उत्तर मीमांसा बंदराण ने लिखा, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा, राइट। तो इनके चलते हम क्या हुआ, और इनके प्रभाव में बेसिक रूप से कमी हुई, राइट। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल क्या हो गया, खत्म हो गया। इस काल के अंदर हम देखते हैं पूषण, एक नाम आता है पूषण, राइट। पूषण जो है ना, इस काल में शूद्रों के देवता बन गए, यानी कि इस काल के अंदर शूद्रों के देवता भी बने, जिनको हम बोलते हैं पूषण, राइट, क्लियर। आज उत्तर वैदिक काल के अंदर हम लोगों ने पीडीएफ से ज्यादा काफी कुछ डिस्कशन किया है इसमें, राइट, और यहाँ पर कुछ ज्यादा जानकारी मेंशन नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको मोस्ट ऑफ द इसको डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहा है, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उत्तर लेटर वैदिक पीरियड को, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो आप डिस्कशन करने वाले महाजनपदों का उदय, राइट, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा 6th लेक्चर के अंदर, 7th लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।